गुड आफ्टरनून बच्चों, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर 9 चल रहा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका आज 13वां लेक्चर होगा बच्चों। और इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि कोई कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसका प्रसंकरण हम कैसे बता सकते हैं, संरचना कैसे बता सकते हैं और चुंबकीय प्रवृत्ति कैसे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। पिछली क्लास में हमने एक एग्जाम्पल कराया था, आज दूसरा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अगर आप लोगों को पिछली क्लास में समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आज फिर से थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। एक एक पॉइंट हम आपको बताते चलेंगे, एक एक बात क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम उसे दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। तो देखिए, हमने बताया था कि जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा तो हमें अगर प्रसंकरण बताना हो या संरचना बताना हो या चुंबकीय प्रवृत्ति बताना हो तो हमें क्या करना होगा। देखिए, एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, ये तीनों चीज हम पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें जो सेंट्रल एटम है वो ले लेना है और उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। ठीक है बच्चों, तो हमने जैसे ले लिया कोबाल्ट। ठीक है बच्चों, तो कोबाल्ट हमने लिया। अब कोबाल्ट लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना होगा तो पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 27 है बच्चों, हमने लिख लिया। अब देखिए, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या करते हैं 4s2 और फिर 3d7 करते हैं बच्चों। ऐसे करते हैं, काउंट कीजिएगा 27 हुआ कि नहीं, 2 तो 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 7 27। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे तो 27 हो गए। लेकिन क्या है कि अब जैसे कि अगर कोई एटम हम लेते हैं और उसका अगर एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इस तरह से लिखेंगे तो बहुत समय लग जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे ना लिख करके हम क्या कर सकते हैं कि इसके पहले, यानी कि इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है, इस नंबर से पहले कौन सा हम लोग के पास जो है इनर्ट गैस वाला एटम है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, 27 से पहले हमारे पास कौन सा इनर्ट गैस है। ठीक है, कौन सा ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 27 से पहले है और वो इनर्ट है। तो हम जानते हैं कि वो कौन है, वो है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, इनर्ट गैस जानते हैं कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है, जेनॉन और रेडॉन। इस तरह से हम लोग के पास जेनॉन का एक्स होता है, जेनॉन और रेडॉन, इस तरह से ये हमारे पास इनर्ट गैस है 6 ठो। इसका होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54 और इसका होता है, इसमें आप जोड़ दीजिए 32 जोड़ेंगे इसमें, 84 86 होगा। ठीक है, तो 86। तो इस तरह से ये हमारा जो है क्या है, इनर्ट गैस है ये सब। और इसमें देखिए भाई 27 से पहले कौन है, 18 वाला। ठीक है, तो हमें ये 18 वाला ले लेना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम जल्दी से लिख सकते हैं और शॉर्ट में लिख सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये हमने कैसे, यहाँ पर पिछली क्लास में हमने लिख दिया था आर्गन और फिर लिख दिया था हमने 3d7 4s2, तो वही पूछा था बच्चे ने कि सर ये कहाँ से आ गया। तो इसलिए हम बता दिए आपको, ये क्लियर है। तो 18 तक, जहाँ तक भी 18 है तो वहां तक का हम ले लेंगे और इस पूरे के बदले हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, आर्गन का। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए, ये बात क्लियर हो गई होगी कि आर्गन 3d7 4s2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम ऑर्बिटल के रूप में अगर लिखेंगे तो इस वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, बाकी जो पार्ट है इसका हमें बना लेना है। तो जब हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, देखिए डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, तो ये 3d हो गया
जिसमें 5 है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, और ये 4s है। ठीक है, हमने बताया था आपको 4s तक तो है। 4p हम अपने मन से ले लेंगे, ये 4p हमने ले लिया अपने मन से, ये 4p हो गया। चलिए, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, ये कोबाल्ट का हो गया। लेकिन ये कोबाल्ट एटम जो है उसका हो गया, लेकिन हमें वो तो लेना नहीं है। ध्यान रखिए, अगर हम इसका लिखें तो 3D में क्या आ जाएगा, 3D में हो जाएगा 7 1 2 3 4 5 6 7, देखिए है ना, और 4s में कितने 2, तो 1 और 2। लेकिन ये तो हो गया किसका, कोबाल्ट का। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसका कोबाल्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो सेंट्रल एटम है वो एटम के फॉर्म में है कि आयन के फॉर्म में है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। ठीक है, तो पहले इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग रफ में निकाल लेते हैं। तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो क्या करते हैं, कोबाल्ट के लिए क्या मान लेंगे, x प्लस F के लिए कितना बच्चों, -1, और कितने F हैं 6, तो गुने 6 बराबर टोटल आवेश कितना है, बराबर के बाद हम क्या लिखते हैं, जो टोटल आवेश होता है ऊपर इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, तो वो कितना है -3, तो -3 ले लेंगे। देखिए माइनस आगे लगा दीजिए, पीछे लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन में हमेशा माइनस में आगे लगाना है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन यहाँ पर हम आगे पीछे कहीं भी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हो जाएगा x - 6 इज इक्वल टू -3, और x बराबर -3 प्लस का 6, तो x बराबर +3। तो देखिए ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, यानी कि कोबाल्ट जो है वो +3 की स्टेट में है। अब बताइए, जब ये कोबाल्ट +3 की स्टेट में है तो इसका मतलब प्लस कब आता है, तो आप जानते हैं बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस का आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो माइनस का आवेश। तो यहाँ पर प्लस के 3 आवेश है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस का 1, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस का 3, और जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर आपको पता है बच्चों, ये जो हम लिखते हैं 27 ना, ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की ही संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 24। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली अब जो है ये ऑर्बिटल वाला फॉर्मेट ले लेते हैं, क्योंकि आर्गन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये हम लोग ऑर्बिटल वाला फॉर्मेट लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है, 3D है, ये 4s है, और ये 4p है। अब इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे बच्चों, तो आपको पता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन निकलते कहाँ से हैं, तो बाह्यतम कक्षा से निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें बाह्यतम कक्षा कौन सी है, चौथी कक्षा बाह्यतम कक्षा है। तो बाह्यतम कक्षा से पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, लेकिन निकलने कितने, 3, तो 2 तो यहाँ से निकल गए, तो एक कहाँ से निकलेगा, डी से निकलेगा, तो डी के पास टोटल कितने बचे बच्चों, 6 बचे। ठीक है, तो अब जो है 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, तो टोटल अब कितना हुआ, 6। तो 6 कैसे होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 4s से तो निकल चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से निकला, तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऑर्बिटल फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, अब जो है हम कंपाउंड चेक करेंगे। ठीक है, कि ये कंपाउंड जो है इसमें लिगेंड कैसा है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है या मॉडरेट है, तो उससे क्या होगा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर स्ट्रॉन्ग, हम लिगेंड को देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो बच्चों हमने बताया पिछली क्लास में कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो वह जरूरत पड़ने पर शिफ्टिंग करा देता है। किसकी शिफ्टिंग, तो इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। तो देखेंगे कि या क्या ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराएगा, ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग जो है इसमें नहीं कराएगा। जब ये शिफ्टिंग नहीं कराएगा तो क्या होगा बच्चों, अब तो इसके पास क्या चाहिए, हमने बताया था पिछली क्लास में कि एक लिगेंड को पूरा एक बॉक्स चाहिए। ठीक है, एक लिगेंड को पूरा एक बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड, यानी कि 6 बॉक्स होने चाहिए। तो 6 बॉक्स है क्या, नहीं, 1 2 3 4 बॉक्स है। अगर ये इसको शिफ्टिंग करा देता है, ये इधर इसको शिफ्ट करा देगा, ठीक है, तो 2 बॉक्स मिल जाएंगे, 6 बॉक्स हो जाएगा। लेकिन भाई ये फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग तो है नहीं,
यानी कि इसमें इतनी पावर नहीं है कि इसको शिफ्ट करा सके। ठीक है, तो भाई ये शिफ्ट नहीं करा सकता, इसलिए हम लोग 6 बॉक्स के लिए क्या करेंगे भाई 4p। अब चौथी कक्षा में है हम लोग, तो चौथी कक्षा में हमारे पास s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और इसके अलावा हमारे पास d ऑर्बिटल भी होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक d ऑर्बिटल भी बना लेंगे जो कि 4d होगा। ठीक है, अब जो है ये क्या है, इसका प्रसंकरण। ठीक है, तो जब इनका प्रसंकरण होगा तो CO+3 की प्रसंकरण अवस्था। ठीक है, अभी क्योंकि प्रसंकरण अवस्था इसलिए हमको लेनी है बच्चों, क्योंकि अभी ये जो है ये अपने आयन के फॉर्मेट में है, तो जब ये प्रसंकरण की अवस्था में आएगा तो क्योंकि इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, जब ये प्रसंकरण की अवस्था में आएगा तो ये तीनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, S, P और D ये सभी ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे और प्रसंकरण हो करके अब जो ऑर्बिटल बनेगा वो क्या हो जाएगा, वह सबका एनर्जी एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रसंकरण, यानी कि ऊर्जाओं का समान वितरण हो जाएगा। यानी कि S की जो ऊर्जा थी, P की जो ऊर्जा थी और D की जो ऊर्जा थी, अलग अलग जो थी, तीनों अब मिल गए, तीनों को फिर बराबर बराबर ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल अब यहाँ पर प्रसंकरण जब होगा CO3+ का तो ये बन जाएगा कितना, देखिएगा ये तो भाई 3D तो जो है ये पूरा भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है 4s 3D 4s, ये है 4p और ये है 4d। तो अब यहाँ पर इनका प्रसंकरण जब होगा तो ये प्रसंकरित हो करके ये इतना, ठीक है, क्या बन जाएंगे ये बन जाएंगे sp3d2। ठीक है, यानी कि हर एक ऑर्बिटल जो है अब क्या है sp3d2 का है, ये भी ऑर्बिटल 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 sp3d2 का है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक ऑर्बिटल अब sp3d2 के हो गए और अब जो है इन सब में क्या हो जाएगा, ये F भर जाएगा और इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमको प्रसंकरण पता चल गया। तो प्रसंकरण हमारा क्या हो गया, प्रसंकरण ये हो गया sp3d2। ठीक है बच्चों, अब sp3d2 की संरचना कैसी होती है, जैसा कि हमने बताया था, आप लोग देखेंगे संरचना की बात जब करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैसा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्योंकि sp3d2 में दो केस थे, एक ऑक्टाहेड्रल था और एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था कि नहीं इस केस में। तो sp3d2 के केस में दोनों थे, ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और दूसरा क्या था, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये स्क्वायर पिरामिडल नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल में क्या होता था, स्क्वायर पिरामिडल में 5 बॉन्ड ही बनते थे, लेकिन यहाँ पर टोटल 6 बॉन्ड बन रहे हैं। 6 बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल होगा। संरचना ऑक्टाहेड्रल हो गई। उसके बाद चुंबकीय प्रवृत्ति, तो चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए हमें क्या देखना था, तो चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, तो अनुचुंबकीय। तो देखिए बच्चों, आपके पास सारे आंसर हैं और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको उतार लीजिए। आपको हम एक क्वेश्चन आज देंगे और आपको उसका प्रसंकरण, संरचना और चुंबकीय प्रवृत्ति बताना है और फिर हमारे नेक्स्ट क्लास में अपने आंसर को मैच कर लेना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम बताएंगे इसके बारे में। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है बच्चों, देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है CrNH3 होल 6 3+ आयन, और इसी का आपको बताना है क्या क्या, इसका आपको प्रसंकरण बताना है क्या होगा, उसके बाद इसकी संरचना बतानी है कैसा होगा, और फिर उसके बाद चुंबकीय प्रवृत्ति बतानी है कि ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय प्रवृत्ति, ये 3 चीजें आपको बतानी है। और चाहे तो चीज और बता सकते हैं, इसका रंग, ठीक है, तो भाई ये कैसा है, रंगीन है या रंगहीन है, ये भी आपको बताना है। और इसके लिए हमने कंडीशन बताया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, रंगीन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होगा, रंगहीन होगा। तो आपको यही बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है बच्चों, बिल्कुल एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखते चलेंगे। तो इसका आप लोग आंसर पहले निकालेंगे और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या है इसका आंसर, और आपने जो बनाया, आपने जो आंसर दिया वो सही है या नहीं। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा हो बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और शेयर भी करें और हमारे साथ जुड़े रहें बच्चों, ठीक है। और हम आपको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं, एक एक बात आपको क्लियर कर देंगे, एक एक बात अच्छे से बताएंगे। कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।